सोमपुर गांव शांत ग्रामीण जीवन का जीता जागता नमूना था। सूरजमुखी के खेतों और धूल भरी राहों के बीच बसा यह गांव मानो समय के बंधन से मुक्त था। लेकिन इसके एक किनारे पर एक विशाल और भयानक हवेली, शापित हवेली, गांव को घूरती हुई खड़ी थी। यह हवेली एक बीते युग की निशानी थी। इसका कभी चमकदार चेहरा अब जर्जर और फीका पड़ चुका था। इसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह बाहर की ओर निहारती रहती थी। हवेली के बारे में ग्रामीण फुसफुसाते थे। उनकी आवाजें धीमी होती और चेहरों पर डर साफ दिखाई देता था। यह जगह शापित मानी जाती थी, जहां चांदनी रात में परछाइयां नाचती थीं। कोई भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली एक मूक प्रहरी की तरह खड़ी थी, जो एक अंधेरे और भूले हुए अतीत की गवाही दे रही थी। राहुल और स्नेहा शहर की भागम भाग से दूर सोमपुर में अपना घर बनाने आए थे। राहुल एक लेखक, प्रेरणा की तलाश में था और रहस्यमयी हवेली ने उसे अपनी ओर खींच लिया। इसका भयानक आकर्षण और रहस्य का आभामंडल उसके लिए आसे साटिस है इरिजिस्टिबल था। उसने इसमें एक अनकही कहानी, एक अनसुलझी गुत्थी देखी। हालांकि स्नेहा को शुरू से ही कुछ अजीब सा लगा। यह शापित है, अपनी भलाई के लिए इससे दूर रहो। ग्रामीणों ने चिंता से भरे चेहरे के साथ राहुल को हवेली के बारे में चेतावनी दी। उन्होंने अजीब घटनाओं, भयानक आवाजों और हवेली की दीवारों के भीतर छिपी एक भयानक उपस्थिति के बारे में बताया। लेकिन राहुल, जिसकी कल्पना शक्ति जागृत हो चुकी थी, ने उनकी चेतावनियों को केवल अंधविश्वास मानकर खारिज कर दिया। वह किंवदंतियों के पीछे के सच को उजागर करने, सच्चाई को कल्पना से अलग करने के लिए दृढ़ था। एक अमावस्या की रात, हवेली के आकर्षण का विरोध करने में असमर्थ राहुल ने इसकी गहराई में उतरने का फैसला किया। एक टॉर्च और एक नोटबुक के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं था। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, पेड़ों के बीच से एक ठंडी हवा चली, जिसमें एक धीमी, दर्द भरी चीख सुनाई दी। यही है सच्चाई को उजागर करने का समय। उसने जंग लगे लोहे के फाटकों को धक्का दिया, जिससे कब्जे विरोध में कराह उठे। अंदर कदम रखते ही राहुल ने माहौल में एक तुरंत बदलाव महसूस किया। जैसे जैसे राहुल हवेली में आगे बढ़ता गया, उसे ऐसा महसूस होने लगा कि कोई उसे देख रहा है। परछाइयां टेढ़ी मेढ़ी होती हुई उसके चारों ओर भयानक रूप लेती हुई प्रतीत हो रही थीं। उसने फुसफुसाहट सुनी, धीमी और स्पष्ट, जो मानो दीवारों से ही आ रही हो। वे दर्द, नुकसान और एक ऐसे क्रोध की बात कर रहे थे जो मौत को भी पार कर गया था। हवेली मानो जीवित थी, एक अंधेरी ऊर्जा के साथ धड़क रही थी, जो उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ा रही थी। वो क्या था? तभी एक रूह को कंपा देने वाली चीख ने सन्नाटे को चीर डाला। राहुल घूम गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आया। क्या उसकी कल्पना उसे धोखा दे रही थी, या यह किसी बहुत पहले मर चुके निवासी की पीड़ादायक चीख थी, जिसकी पीड़ा युगों युगों से गूंज रही थी? उसने अपनी गति तेज कर दी, उसकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई, चीख के स्रोत को खोजने के लिए बेताब। भाग 5, बीते युग की गूंज। राहुल खुद को एक लंबे, धूल भरे गलियारे के अंत में एक कमरे में पाता है। यहाँ की हवा में चमेली और सड़न की गंध घुली हुई थी। टूटी खिड़की से चांदनी अंदर आ रही थी, जो कमरे के बीचों बीच रखे एक धूल भरे भव्य पियानो को रोशन कर रही थी। जैसे ही राहुल पियानो के पास पहुंचा, उसने देखा कि संगीत स्टैंड पर एक किताब खुली हुई है। यह एक डायरी थी। इसके पन्ने उम्र के कारण पीले पड़ चुके थे, स्याही फीकी पड़ चुकी थी, लेकिन फिर भी पढ़ी जा सकती थी। उसने उसे उठा लिया। उसकी उंगलियां नाजुक लेखन को ट्रेस कर रही थीं। डायरी तारा नाम की एक महिला की थी, जो हवेली की आखिरी निवासी थी। जैसे ही राहुल ने पढ़ना शुरू किया, उसे लगा जैसे कमरा उसके चारों ओर सिकुड़ रहा है।
वह लगभग पियानो की चाबियों की हल्की सी झंकार सुन सकता था, एक भूतिया राग जो प्यार, नुकसान और विश्वासघात की कहानी कह रहा था। ईसा जी काय था। भाग 6 डायरी की भयानक दास्तां। तारा की डायरी की प्रविष्टियां विजय नाम के एक व्यक्ति के लिए उसके जुनूनी प्यार की कहानियों से भरी थीं। एक ऐसा प्यार जो उनके परिवारों की कटु प्रतिद्वंद्विता के कारण वर्जित था। उसने हवेली के चांदनी बगीचों में चोरी छिपे बिताए गए पलों, फुसफुसाते वादों और एक ऐसे प्यार के बारे में लिखा था जो किसी सीमा को नहीं जानता था। लेकिन जल्द ही उसके शब्द अंधेरे में बदल गए, जो निराशा और भय की बढ़ती भावना से भरे हुए थे। विजय का रिश्ता कहीं और तय हो गया था। परिवारों के झगड़े ने उनके बीच की खाई को और भी गहरा कर दिया था। फिर त्रासदी आ गई। विजय अपनी प्यारी तारा के साथ भागने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया और हवेली की दीवारों के भीतर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। तारा हृदय विदारक और पागलपन की हद तक पहुंच चुकी, उसने खुद अपनी जान ले ली। उसकी पीड़ा की चीखें हमेशा के लिए हवेली की दीवारों के भीतर गूंज उठी। डायरी अचानक खत्म हो गई। आखिरी कुछ पन्ने आंसुओं से सने हुए थे या खून से। राहुल ने डायरी बंद कर दी। उसका दिल तारा और विजय की दुखद प्रेम कहानी के भार से भारी था। वह अंततः हवेली के दुहक के स्रोत, सुस्त अंधेरे के कारण को समझ गया। तारा और विजय की आत्माएं उनकी असामयिक मृत्यु और उनके अधूरे प्यार से हवेली से बंधी हुई थीं, फंस गई थीं। उनकी पीड़ा हवेली की भयावह प्रतिष्ठा को हवा दे रही थी। वह जानता था कि वह उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। उसे उन्हें शांति पाने में मदद करनी थी। उन्हें उनके अतीत की जंजीरों से मुक्त करना था। उसे एक अनुष्ठान करना था, एक ऐसा अनुष्ठान जिसके बारे में गांव के बुजुर्ग फुसफुसाते थे। एक ऐसा अनुष्ठान जो आत्माओं को शांत कर सके और उन्हें उनके सांसारिक बंधनों से मुक्त कर सके। रक्त चंद्रमा की रात आ गई, जिसने सोमपुर गांव पर एक भयानक लाल चमक बिखेर दी। राहुल गांव के मुखिया के फुसफुसाते निर्देशों द्वारा निर्देशित हवेली के आंगन में खड़ा था। उसने आवश्यक सामग्री इकट्ठा कर ली थी। एक सफेद गुलाब, अपने बालों का एक ताला, एक चांदी का सिक्का और पवित्र अग्नि से जला हुआ एक मिट्टी का दिया। हवा प्रत्याशा के साथ गूंज रही थी। सन्नाटा केवल उसके अपने दिल की धड़कन से टूट रहा था। जैसे ही घड़ी ने आधी रात को प्रहार किया, राहुल ने अनुष्ठान शुरू कर दिया। उसकी आवाज मजबूत और स्पष्ट आंगन में गूंज उठी, क्योंकि उसने प्राचीन शब्दों का जाप किया। उसका हर शब्द उद्देश्य से भरा हुआ था। हवा तेज हो गई, उसके चारों ओर घूम रही थी। मिट्टी के दिए की लपटें बेतहाशा नाच रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली खुद कांप रही हो। आत्माएं उसकी पुकार का जवाब दे रही हों। आंगन के केंद्र से प्रकाश की एक अंधाधुंध चमक फूटी। उसके बाद एक कान फाड़ देने वाली चीख निकली, जो मानो आकाश को चीरती हुई निकली हो। राहुल के पैरों के नीचे की जमीन हिल गई। उसे पूरा निगल जाने की धमकी दे रही थी। परछाइयां उसके चारों ओर लिपट गईं और नाचने लगीं। उनके रूप और अधिक विशिष्ट होते गए। क्रोध और दुहक की उनकी चीखें रात में गूंज उठीं। फिर जैसे ही यह शुरू हुआ था, वैसे ही रुक गया। हवा थम गई, दिए की लपटें बुझ गईं और सामान्य हो गईं, और हवेली पर एक बार फिर भयानक सन्नाटा छा गया। हवा जो कभी भय और निराशा से भरी हुई थी, हल्की, साफ महसूस हुई। तारा और विजय की आत्माएं चली गई थीं, अपनी पीड़ा से मुक्त हो गई थीं। चाबा में राहुल काफी देर तक वहीं खड़ा रहा, अपनी सांसें ठीक कर रहा था। उसका शरीर अभी भी अनुभव से कांप रहा था। उसने आंगन के चारों ओर देखा, जो अब रक्त चंद्रमा की कोमल चमक से नहाया हुआ था। हवेली हालांकि अभी भी भव्य थी। ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी खतरनाक आभा खो दी है। परछाइयां अब नहीं नाचती थीं। फुसफुसाहट शांत हो गई थी। उसने शांति की अनुभूति की, समापन की अनुभूति की। उसने तारा और विजय को शांति पाने में मदद की थी।
उनकी प्रेम कहानी को आखिरकार एक उचित अंत मिल गया था। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, उसने अपनी गर्दन पर एक ठंडी जगह महसूस की, एक अचानक ठंडक जो उसकी रीढ़ की हड्डी से नीचे उतर गई। उसने वापस हवेली पर सबसे ऊपरी खिड़की पर नजर डाली और उसे लगा कि उसने एक अक्षतो फ्लीटिंग परछाई देखी, गति का एक झिलमिलाहट जो दिखाई देने के साथ ही गायब हो गया। वह यकीन नहीं कर सकता था, लेकिन वह कसम खा सकता था कि उसने हवा में एक हल्की फुसफुसाहट सुनी, एक शब्द जिसने उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ा दी, खबरदार।